देखो बच्चों, ईजेड नोमेनक्लेचर क्या है, ठीक है। मेगा पार्क ईजेड नोमेनक्लेचर क्या होता है? ईजेड नोमेनक्लेचर का मतलब ये होता है कि जनरली हमारे पास में यदि दोनों कार्बन पर जो प्रेजेंट ग्रुप सेम है तब तो हम क्या नाम दे देंगे उनको, सिस ट्रांस आइसोमर्स नाम दे देंगे। क्या है, इधर देखो, जैसे तो इसको कार्बन नंबर 1 कह दें और इसको कार्बन नंबर 2 कह दें, तो कार्बन ए पे, 1 पे और कार्बन 2 पे जो ग्रुप हैं वो क्या है, समान है। क्या है, सेम है या नहीं है? कनिका, कार्बन 1 पे और कार्बन 2 पे जो ग्रुप प्रेजेंट हैं वो सेम है या नहीं है? सेम है ना। तो उस कंडीशन में तो हम क्या दे देंगे, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नाम लेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप नोट करोगे, इफ द सेम ग्रुप्स आर exist at carbon number 1 and carbon number 2, ठीक है। कार्बन पे भी ए प्रेजेंट है, इस वाले कार्बन पे भी ए प्रेजेंट है, दिस इज द ए, ओके। इस पे भी पी प्रेजेंट है और इस पे भी क्या प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है। तो इन दोनों, इस वाले और इस वाले कार्बन पे ग्रुप क्या है, सेम है। तो मैंने लिखा इफ द सेम ग्रुप आर एग्जिस्ट एट द कार्बन 1 एंड कार्बन 2 देन वी यूज्ड सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, ठीक है। तब हम क्या यूज करेंगे, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म यूज करेंगे। यहां तक समझ में आ गया? उतार लिया सभी ने? यस सर। ठीक है सुमित, मिटा दो इसको। लेकिन यदि मान लो, आगे की कंडीशन देखो, यदि यहां पे ए बी, यहां पे ग्रुप सी है और यहां पे ग्रुप डी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम सिस ट्रांस डिटरमिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो अब यहां पे नोमेनक्लेचर के लिए हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, ईजेड नोमेनक्लेचर यूज करेंगे। तो यहां लिखेंगे इफ कार्बन नंबर फर्स्ट एंड कार्बन नंबर सेकेंड, कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन नंबर सेकेंड does not contain same type of group, same type of the group, then EZ nomenclature is used। आप तो अभी टाइम पे आ गया। मैं थोड़ा सा फैन ऑन कर देता हूं बेटा, 1 मिनट रुकना, गर्मी लग रही है। ओके, तो सिस ट्रांस कब यूज करना है आप लोगों को और वो ईजेड कब यूज करना है, ये चीज समझ में आ गई। दोनों ही सिस ट्रांस और ईजेड दोनों ही जो है, दोनों ही हमारे कैसे हैं, दोनों ही हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। लेकिन सिस ट्रांस तब यूज करेंगे जब इस कार्बन पर और इस कार्बन पे प्रेजेंट ग्रुप क्या हो, सेम हो। और ईजेड कब यूज करेंगे जब इस कार्बन और इस कार्बन पे ग्रुप जो है अलग अलग हो, उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, ईजेड, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को ईजेड, यह तो अब मैंने इसलिए बताया कि आप लोग कब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि सर कब तो ईजेड यूज करेंगे, कब सिस ट्रांस यूज करेंगे, इसलिए बताया मैंने। अब मैं आपको ईजेड नोमेनक्लेचर पे चलता हूँ, कुछ पॉइंट लिख लेंगे पहले, फिर इसको हम समझेंगे। देखो मिटा देता हूँ उसको मैं। पहला पॉइंट लिखोगे ईजेड के बारे में,
EZ nomenclature is the example of geometrical isomerism. ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। ये भाई कौन कौन आ गए? दो, प्रिंस आ गया और ये 888 करके कोई है बंदा, कौन है? जो भी है आ जाने दो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इजेड नोमेनक्लेचर जो है वो एग्जाम्पल है किसका? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। क्लियर? देखिए, इजेड नोमेनक्लेचर के लिए हम प्रायोरिटी रूल यूज करते हैं। क्या करते हैं? प्रायोरिटी रूल। तो अगला पॉइंट हो गया, फॉर इजेड नोमेनक्लेचर वी यूज्ड प्रायोरिटी रूल। हम क्या यूज करते हैं? प्रायोरिटी रूल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रायोरिटी रूल। ठीक है। 8 सिंगल कार्बन। आप लोग उतारिए, मैं भी सबको समझा दूंगा। ठीक है, आप लोग उतारने का काम करो, मैं एक एक चीज क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले हम प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? प्रायोरिटी का मतलब है कि जैसे मान लो, सपोज करो दो ग्रुप है। ठीक है, दो ग्रुप में कौन सा बड़ा है उसका डिटरमाइन करना, दैट इज नॉन एज प्रायोरिटी, है ना। तो अब प्रायोरिटी का डिटरमाइन कैसे करेंगे? यदि किसी ग्रुप का मोलिकुलर मास ज़्यादा है तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी, और जिस ग्रुप का मोलिकुलर मास कम है तो उसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? कम रहेगी। तो अगला पॉइंट देखिए, एट द कार्बन the group which have contained higher molecular mass at the carbon, the group which have contained higher molecular mass having higher प्रायोरिटी, वो जो है अपनी प्रायोरिटी क्या रखेगा? ज़्यादा रखेगा। जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा है वो अपन को निकालना आता ही है। हमने वो कहाँ पढ़ लिया? हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ लिया, मोलिकुलर मास निकालना। ठीक है, तो जिस ग्रुप की मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, और प्रायोरिटी के बेस पे जिसकी प्रायोरिटी नंबर 1 है उसको नंबर 1 लिख देंगे, और जिसकी प्रायोरिटी नंबर 2 है उसको नंबर 2 लिख देंगे। केवल प्रायोरिटी का डिटरमिनेशन केवल सिंगल कार्बन पे ही करना है, सिंगल कार्बन पे ही प्रायोरिटी करना है, दोनों कार्बन पे प्रायोरिटी का डिटरमिनेशन नहीं करनी है। ये उतार लीजिए, तीनों पॉइंट आप लोगों ने उतार लिया आप लोगों ने। ठीक है, 4th पॉइंट बिठा दो उसको। 4th पॉइंट देखिए, इफ the same priority groups exist at the same side of carbon, then this isomer is known as Z isomer. This isomer is known as Z isomer. और Z शब्द जो है एक साइंटिस्ट ने दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम था जूसामैन। एक साइंटिस्ट ने दिया था Z शब्द, उसका नाम क्या था? जूसामैन। तो जूसामैन ने दिया था, इसलिए इसको Z आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इफ सेम
प्रायोरिटी ग्रुप्स आर एग्जिस्ट एट डायगोनल। डायगोनल का मतलब होता है 180 डिग्री एंगल। इफ सेम ग्रुप आर एग्जिस्ट एट द डायगोनल 180 डिग्री, देन दिस आइसोमर is known as this isomer is known as E isomer। E isomer, ठीक है। E जो है एंटीजन से आया है, ये किसी एंटीजन नामक कोई साइंटिस्ट होगा, उसने दिया था एंटीजन। तो एंटीजन और जूसामैन, ये वर्ड आप लोगों को दिमाग पे रखना है। बाकी सारी कंडीशन सिस ट्रांस की तरह है। जो कंडीशन है ना कि देयर शुड बी फ्री रोटेशन इज नॉट अलाउड, फ्री रोटेशन इज नॉट अलाउड इन EZ नॉमेनक्लेचर। लिख लीजिए पॉइंट लास्ट में आप लोग, फ्री रोटेशन, अगला पॉइंट लिखो, फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन इज नॉट अलाउड इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में कार्बन और कार्बन के बीच में फ्री रोटेशन अलाउड नहीं होता है। द फ्री रोटेशन इज नॉट अलाउड इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। चलो अब अपन इन जो रूल्स लिखे हैं अपन ने, इनका एप्लीकेशन देख लेते हैं। पेन और कॉपी आप लोग अब छोड़ दीजिए, आप लोगों ने रूल्स सारे उतार लिए हैं। अब ध्यान से मेरे बोर्ड की तरफ आप देखो, आप लोगों को ये सभी रूल्स समझ में आ जाएंगे। ओहो, पहले बोलना चाहिए ना बेटा। नीचे वाला नहीं करना। हाँ हाँ ठीक, ऊपर वाला तो हटा देना। हो गया ठीक। देखो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था ये वाला, तो इसको कार्बन नंबर 1 माना था, इसको कार्बन नंबर 2 माना था। तो कार्बन 1 पे हाइड्रोजन है, कार्बन 2 पे भी हाइड्रोजन है, कार्बन 1 पे क्लोरीन है, कार्बन 2 पे भी क्लोरीन है। तो इस पे हम कौन सा नोमेनक्लेचर देंगे? सिस ट्रांस देंगे। कौन सा देंगे? सिस ट्रांस। ये बात कही थी मैंने अभी पहला रूल जब समझाया था। दूसरा, लेकिन यदि मान लो डबल बॉन्डेड कार्बन पर ग्रुप्स अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ Cl है, ये Br है, अब ये I है, तो ये ग्रुप भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, सारे ग्रुप अलग है ना। क्या इसके ग्रुप इससे मिल रहे हैं? क्या नहीं मिल रहे हैं, किसी प्रकार के कोई ग्रुप नहीं मिल रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम इसका क्या नाम देंगे? EZ नॉमेनक्लेचर देंगे। तो EZ नॉमेनक्लेचर के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्रायोरिटी का डिटरमिनेशन करेंगे। किसका डिटरमिनेशन करेंगे? प्रायोरिटी का। देखो बच्चों, ये Cl है, हाइड्रोजन में और Cl में किसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होता है? बोलो कनिका। Cl का। तो इसको 1 नंबर दे दो, और हाइड्रोजन का कम होता है, इसको 2 नंबर दो। सिंगल कार्बन पे प्रायोरिटी का डिटरमिनेशन करना है। इस कार्बन की हो गई डिटरमिनेशन। अब इस कार्बन का डिटरमिनेशन कर रहा हूँ मैं, मतलब ब्रोमीन में और आयोडीन में किसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होता है? आयोडीन का ज़्यादा होता है, ठीक है। ये 1 और ये अपने आप 2 हो गया। तो बताइए, इस कार्बन पे प्रायोरिटी का डिटरमिनेशन कर लिया और इस कार्बन पर प्रायोरिटी का डिटरमिनेशन कर लिया। समझ में आया कि नहीं आया कनिका? प्रायोरिटी डिटरमाइन करना आया कि नहीं आया आप लोगों को? कि एक कार्बन पर जिस ग्रुप का मोलिकुलर मास ज़्यादा है उसको 1 नंबर, और जिसका कम है उसको 2 नंबर। तो इस कार्बन पर 2 ग्रुप प्रेजेंट है। कौन कौन से ग्रुप है? एक तो हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरा क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है। तो क्लोरीन पर हम क्या लिखेंगे? 1 नंबर, क्योंकि इसका मोलिकुलर मास ज़्यादा है 1, और हाइड्रोजन पे लिखेंगे हम क्या? 2, क्योंकि इसका मोलिकुलर मास कम है। बात क्लियर हो रही है क्या आप लोगों को? वैसे ही यहाँ देखो, ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन का मोलिकुलर मास क्या है? ज़्यादा होता है, FCl-Bri 17 ग्रुप में जाओ तो 1 और इसका 2 हो गया। तो अब देखो आप मुझे, अब सेम प्रायोरिटी वाले यदि एक तरफ है,
देखो दो दो वाले ऊपर ऊपर है ना, कार्बन और कार्बन के ऊपर जो है दो दो ऊपर वाले हैं और ये एक एक वाले नीचे हैं। तो बताओ सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक तरफ हैं या नहीं है? तो हम कह सकते हैं हियर सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स आर एग्जिस्ट एट सेम साइड। तो बताओ ये जेड हुआ या ई? ये जेड आइसोमर हो गया हमारा। कैसा आइसोमर हो गया बच्चों? जेड आइसोमर हो गया। इसी का मैं यदि मैं ई आइसोमर बनाऊं तो देखो एक को तो छेड़ो मत और इसको छेड़ दो, आई और ये बी आर छेड़ दिया मैंने। तो देखो इसकी प्रायोरिटी का डिटरमिनेशन करो, 1 नंबर और 2 नंबर, और ये देखो 1 नंबर और 2 नंबर। तो देखो सेम प्रायोरिटी वाले कहाँ हैं? डायगोनली प्रेजेंट है या नहीं है? 180 पे है कि नहीं है? 1 और 1 कितने पे? 180 पे। 2 और 2 किस पे हैं? 180 पे। तो ये कौन सा आइसोमर हो गया हमारा? ई आइसोमर हो गया। कैसा आइसोमर हो गया बच्चों? ई आइसोमर हो गया। मतलब बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? प्रिंस यस सर। ठीक है, ओके। कनिका ठीक है, मेघा एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है? सही है, बता दो तुम। हाँ एक बार और समझाता हूँ, 2-3 ये वापस समझाऊँ क्या? अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। और नीचे वाला समझा दो। नीचे वाला वापस समझाऊँ? देखो ठीक है, नीचे वाला एग्जाम्पल वापस लिख दिया। इस कार्बन पर प्रायोरिटी का डिटरमिनेशन करो, इस वाले कार्बन पे। तो बताओ क्लोरीन का मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है या हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है? क्लोरीन का होता है या क्लोरीन का ज़्यादा होता है या हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है? बोलो भाई कनिका। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है कनिका? अब आ रही है। हाँ, क्लोरीन और हाइड्रोजन में से किसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है? क्लोरीन। तो क्लोरीन को 1 नंबर, हाइड्रोजन को 2 नंबर। इधर आयोडीन और ब्रोमीन में किसका ज़्यादा होता है? आयोडीन का। तो ये 1 और ये 2। अब यहाँ देखो सेम प्रायोरिटी, इस ग्रुप की सेम प्रायोरिटी क्या है? ये, और इस ग्रुप की सेम प्रायोरिटी क्या है? 1। तो 1 दोनों कौन से पे हो रहे हैं? 180 डिग्री पे। 2 कौन से पे हो रहे हैं? 180 डिग्री पे। जब सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप जो है एक ही एंगल पे प्रेजेंट हो, 180 डिग्री पे एंगल पे प्रेजेंट हो, सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप 180 पे, मैंने ये रूल लिखा है कि जब सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स एक ही तरफ कार्बन और कार्बन के एक तरफ हो तब उसको हम बोलते हैं जेड आइसोमर। और यदि सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक दूसरे के 180 डिग्री पे हैं, सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप वाले जो हैं 180 डिग्री पे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ई फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई फॉर्म। तो यहाँ पे 180 पे है, तो ये कौन सा आइसोमर हो गया? ई आइसोमर हो गया। ई आइसोमर। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? अगला एग्जाम्पल लो, देखो इसका हमको इजेड नाम देते हैं। कनिका इधर देखिए, हाँ इसका नॉमेनक्लेचर करना है हमें, ठीक है? तो इधर देखो, इसमें पहले इस कार्बन पे प्रायोरिटी का डिटरमिनेशन कर लो। इसको 1 नंबर देंगे ब्रोमीन को और क्लोरीन को 2 नंबर देंगे। क्यों देंगे भाई? क्योंकि क्लोरीन का जो वो है मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है ब्रोमीन का और क्लोरीन का कम होता है। यहाँ पे देखो CH3 है, यहाँ CH3 CH2 है। तो बताओ मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा होगा? इसका या इसका? इसका ज़्यादा होगा ना, तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर। तो देखो बताओ सेम प्रायोरिटी वाले एक तरफ हैं, 1 दोनों एक तरफ है ना, और 2 एक तरफ है, तो ये कौन सा आइसोमर हो गया? जेड आइसोमर हो गया, है ना? और इधर देखो, यदि मैं ऐसा कर देता हूँ, Br और Cl तो है ही, ऊपर CH3 को कर दूँ और नीचे CH2 CH3 को कर दूँ, तो देखो यहाँ से प्रायोरिटी दोगे तो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। अब ये प्रायोरिटी में 1 नंबर हो जाएगा और ये 2। तो देखो दोनों एक दूसरे के कितने पे हैं? 180 डिग्री पे हैं।
और दोनों दो एक दूसरे में कितने में 180 पे, तो ये कैसा आइसोमर हो गया, ई आइसोमर। बात समझ में आई क्या आप लोगों को, हो गया। अब मैं कुछ थोड़े से डिफिकल्ट एग्जांपल्स की ओर चलता हूँ थोड़ा सा। एनी प्रॉब्लम्स? अरे भाई डरने की जरूरत नहीं है, जिसको प्रॉब्लम है वो बोलो कि सर मुझे प्रॉब्लम्स है। किसी को नहीं है? ठीक है, मेरी आवाज़ तो आ रही है सभी को? आवाज़ आ रही है कि मेरी सभी को? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, इसका नाम EZ बना के बताइए इसके, मैंने जो बनाया बढ़ाइए अपनी कॉपी में फटाफट। हो गया, इनके नाम दीजिए आप लोग फटाफट। मैं स्टार्ट करूं या आप दे रहे हो? शुभांशु, यस सर। सोनू, यस सर। दीपिका, नॉट, मोहिनी, यस सर। उर्वी। फर्स्ट का तो जेड आइसोमर हो रहा है। आप निकाल के अपना आंसर अपने पास रखो, फिर मैं चेक कर दूंगा। सबके सब अपने आंसर निकाल लो फटाफट, अपने अपने आंसर निकाल के रखो, मैं फिर चेक करता हूँ, फिर मुझे बताना कि मेरा सही है। जिनके सही है वो अपना हाथ ऊपर, मतलब इसके अंदर हैंड ऐसे दिखाने का निशान होता है, उसको हैंड को यूँ कर देना कि मेरे सही है सर, और गलत है वो गलत का निशान लगा देना। कर लिए सभी ने? कनिका जी, यस सर। स्टार्ट करूं? देखो इसकी प्रायोरिटी का डिटरमिनेशन कर लो। क्लोरीन का मोलिकुलर मास 35 के करीब होएगा, और इसका मोलिकुलर मास आप बांट दो ना 24 और 5 कितने हो गए, 29 हुए। तो इसका मोलिकुलर, तो क्लोरीन को 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, यहाँ पे इसको 1 मिलेगा और इसको 2 मिलेगा। तो पहले वाले में देखो सेम प्रायोरिटी वाले नीचे और ये ऊपर है, तो इसका क्या हो गया, जेड आइसोमर। ठीक है, इसमें देखो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर। बताओ ये क्या हुआ, ये भी जेड ही हो गया। कैसा हो गया, जेड। इधर देखिए इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर। हाँ भाई NO2 में इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर। ये आपका कैसा हो गया, 2 2 1 1 ई आइसोमर हो गया। किस किस के सही था भैया, हाथ ऊंचा कर दो। जिस जिसके सही थे तीनों, वेरी गुड। प्रिंस के सही थे, कनिका के सही था, मेघा का हाथ खड़ा नहीं हुआ, मोहिनी, उर्वी, सर सही थे सारे। बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो अब मैं आप लोगों को घर पे करने के लिए असाइनमेंट दे दूंगा। ठीक है, तो हमने आइसोमरिज्म पढ़ा था। तो आइसोमरिज्म को 2 भागों में बांटा था, याद हो तो आप लोगों को। एक तो बांटा था हमने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म में हमने देखो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म पढ़ ली है, हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ ली है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हम 12वीं क्लास में पढ़ेंगे, जब हेलो एल्केन पढ़ेंगे तब। ठीक है, अब हम आ रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में। हेडिंग लगा लीजिए स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, वो अभी कर देते हैं अपन। ठीक है, हटा दो इसको। नेक्स्ट लिख लीजिए स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म।
स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होती है? ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहते हैं। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है अपन को, ठीक है? तो हेडिंग लगा लीजिए स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और जो नए कैंडिडेट हैं वो लिख लीजिए एक बार, नए कैंडिडेट जो जुड़े हैं वो लिख लीजिए। दोज कंपाउंड्स, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में लिखिए दोज कंपाउंड्स which have contained same molecular formula but they have contained different structure, these compounds are known as structural isomer. And this phenomena is known as structural isomerism. ठीक है? अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को हमने 5 भागों में बांटा था, आपको याद हो तो। नए कैंडिडेट्स को पता नहीं होगा, बाकी पुराने वालों को सबको पता है। सबसे पहला क्या पढ़ा था हमने? चेन आइसोमरिज्म। दूसरा कौन सा था? पोजीशन आइसोमरिज्म। तीसरा था फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, और चौथा कौन सा था? मेटामरिज्म, और फोर्थ था टोटोमरिज्म। ठीक है? चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म और टोटोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म हम पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता हो तो। चेन आइसोमरिज्म हमने एल्केन जब पढ़ी थी तो एल्केन में पढ़ी थी, उसमें मैंने ये बताया था कि ऐसे एल्केन जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है बट चेन में बी अनब्रांच्ड, लेस ब्रांच्ड और हाईली ब्रांच्ड, दीज कंपाउंड्स आर नोन एज चेन आइसोमरिज्म। तो आप लोगों को चेन आइसोमरिज्म ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। अब हम आते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म पे। ठीक है? तो नेक्स्ट आप लगा लीजिए पोजीशन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में हम क्या पढ़ेंगे? पोजीशन आइसोमरिज्म। इसकी डेफिनेशन लिखो पहले तो, फिर मैं समझाता हूं आपको। पोजीशन आइसोमरिज्म की डेफिनेशन लिखिए। दोज कंपाउंड्स which have contained same molecular formula, but they have contained different position of the functional group, they have contained different position of the functional group, these compounds are known as position isomer. But the position of the functional group is different. ठीक है? These compounds are known as position isomer. And this phenomena is known as positional isomerism. पोजीशन आइसोमरिज्म या पोजिशनल आइसोमरिज्म जो भी है आप लिख सकते हो। ठीक है? काम स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के सामने।
क्या होती है पोजीशन आइसोमरिज्म, समझिए ध्यान से, इधर से मेरी तरफ देखिए, कॉपी और पेन छोड़ दीजिए। देखो बच्चों, आप लोगों को मैंने ब्यूटीन जब पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को, एल्कीन में ब्यूटीन जो पढ़ाई थी, तब मैंने आपको कहा था कि 4 कार्बन की 2 प्रकार की एल्कीन प्रेजेंट है। तो देखो, एक तो मैंने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया और एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया। हाइड्रोजन पूरे कर देता हूं मैं। अब देखो, इसे हम कहते हैं ब्यूटीन 1 ब्यूटीन और इसे हम कहते हैं 2 ब्यूटीन। क्या इन दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C4H8 है। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C4H8। ठीक है, बताओ मैंने क्या डेफिनेशन लिखाई है? ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, सेम दिख रहे हैं, बट द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। यहाँ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कितने नंबर की है? 1 नंबर की पोजीशन है। और यहाँ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कितने की है? 2 नंबर की पोजीशन है। तो बताइए, इन्होंने पोजीशन आइसोमरिज्म शो करी है नहीं करी? इन्होंने कौन सी आइसोमरिज्म शो करी है? पोजीशन, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। Here the molecular formula is same but the position of the double bond is different, so these compounds are also known as position isomerism। अरे क्लियर हो गया क्या आप लोगों को? They have contained same molecular formula but the position of the double bond is different। यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर है? 1 पे, और यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर है? 2 पे। तो these compounds are known as positional isomerism। उदाहरण लीजिए इस एग्जाम्पल को। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, यहां लगा दिया मैंने ट्रिपल बॉन्ड, यहां लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड 1 2 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 आइसोमर्स आपके एल्काइन के बन जाएंगे। कौन कौन से? देखो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे CH CH2 CH2 CH3, और यहाँ देखिए CH3 CH2 CH3। तो इसका नाम क्या हो गया? 1 पेंटाइन, और इसका 2 पेंटाइन। 1 पेंटाइन और 2 पेंटाइन। बताओ यहाँ ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर है? 1 पे, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है? 2 पे। तो बताइए ये दोनों आपस में, इनके मोलिकुलर फॉर्मूला आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? C5 क्या होगा भाई एल्काइन का फॉर्मूला, और C5H8, और इसका भी क्या हो जाएगा? C5H8। दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है ना? देखिए, ठीक है, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। तो ये आपस में कैसे हो गए? पोजिशनल आइसोमरिज्म। कैसे हो गए? पोजिशनल आइसोमरिज्म। इधर देखिए, अभी इसका अपन फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर पे, अगला टॉपिक अपना फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर ही होंगे। तो इसको हम बोलते हैं प्रोपेन 1 ओल। डबल बॉन्ड OH फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कहाँ पर है? 1 पे। अब इधर देखो, फंक्शनल की पोजीशन कहाँ आ गई? 2 पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपेन 2 ओल। ये
यहाँ पे OH ग्रुप की पोजीशन 1 नंबर पे है, यहाँ OH ग्रुप की पोजीशन 2 नंबर पे है, यहाँ 1 पे, यहाँ पे 2 पे। तो बताइए ये दोनों कंपाउंड आपस में कैसे आइसोमर्स हो गए? पोजिशनल आइसोमरिज्म हो गए। कैसे आइसोमरिज्म हो गए बेटा? पोजीशन। क्लियर हो गया पोजीशन आइसोमरिज्म? उतार लीजिए। सबको समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है तो पूछ सकता है भाई बीच में, ऐसा कोई वो नहीं है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, दैट इज नॉन एज पोजिशनल आइसोमरिज्म। ठीक है, ये एल्कीन एल्काइन, अभी मैं प्रायोरिटी टेबल लिखवाऊंगा आप लोगों को थोड़ी देर में, तो वहाँ पे आप लोगों को प्रायोरिटी याद करनी रहेगी कि किसकी प्रायोरिटी कहाँ पे आती है। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। हटा दूँ? थर्ड लिखिए। हटा दो। हाँ, थर्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। नेक्स्ट लिखिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। हटा दो इसको। यस सर। नेक्स्ट लिखिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, इसकी डेफिनेशन लिखिए। दोज molecules which have contained same molecular formula, those molecules which have contained same molecular formula, ठीक, but they have contained different functional group, these compounds are known as functional group isomer, and this phenomena is known as functional group isomerism, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कहते हैं। ठीक है, देखो इधर देखिए आप लोग, ठीक है, ये आपके सामने क्या है? एल्कोहल। क्या है बच्चों? ये एल्कोहल। अभी हम इनके सबके नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, अभी केवल आइसोमरिज्म पढ़ लो इनको। जहां पर किसी यदि हाइड्रोकार्बन से OH ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको हम कहते हैं एल्कोहल, उसे हम क्या कहते हैं? एल्कोहल। अब देखो इसी का एक कंपाउंड में लिख रहा हूँ CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, तो जिस कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप होता है उसे तो हम एल्कोहल बोलते हैं, और जिस कंपाउंड में केवल ऑक्सीजन होती है उसको हम बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं इसको? ईथर। ठीक है, तो देखो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला देखो आप, कितने कार्बन है? 4, तो C4। हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 और 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, H10 और ऑक्सीजन। इस कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला यही हुआ ना, C4H10 ऑक्सीजन। और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया? कार्बन कितने हैं? 4, हाइड्रोजन कितने? 3 और 2 5 और 3 और 2 5, H10 और 1 ऑक्सीजन। देखो मेरी डेफिनेशन क्या थी कि दोज कंपाउंड विच हैव कंटेन सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, इनके मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10O, दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, C4H10O, बट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है? OH, और यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है? O। यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH, और यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है? केवल O। तो ऐसे कंपाउंड जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट उनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहते हैं।
उतार लीजिए एग्जाम्पल। हो गया सर। हो गया? देखो ये लोग जो स्क्रीनशॉट लेते हैं वो स्क्रीनशॉट ना लें, जब तक पेन कॉपी पे नहीं चलेगा आपकी लर्निंग अधूरी रहेगी। इसलिए प्लीज़ डिजिटलाइजेशन का गलत यूज़ ना करें, डिजिटलाइजेशन का यूज़ केवल पढ़ने में करें, कॉपी पे पेन अवश्य चलाएं, ताकि आप लोगों को ये फीलिंग रहे कि हम वास्तव में क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। ओके? ऐसा स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। कॉपी पे पेन चलाइए ताकि आप लोगों के लिखने, आप आलसी बन जाओगे ऐसा करोगे तो। समझ रहे मेरी बात? स्टूडेंट्स तब होता है जब वो पेन को कॉपी पे चलाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के बाद में आप लोग देखिए मेटामरिज्म। मेटामरिज्म 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 और मेटामरिज्म लिखिए। मेटामरिज्म में लिखिए दोज molecules which have contained भैया आवाज़ बंद करो, जिनके कहीं से आवाज़ आ रही है। Those molecules which have contained same molecular formula, those molecules which have contained, अरे भैया क्या हो रहा है? जिसके से आवाज़ आ रही है वो अपने आप को म्यूट कर दो ना। Those molecules which have contained same molecular formula but the number of carbon atom ये ब्रैकेट में लिख लो, एल्काइल ग्रुप्स ब्रैकेट में क्या लिख लोगे? एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट beside the nitrogen, oxygen and sulfur atom. Beside the nitrogen, oxygen and sulfur atom. These molecules are known as metamers. These molecules are known as metamers. And this phenomena is known as metamerism. और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? मेटामरिज्म कहते हैं। देखो दिस फिनोमिना इज नोन एज मेटामरिज्म। देखो बच्चों, अगली जो हमारी आइसोमरिज्म हम पढ़ रहे हैं, मेटामरिज्म। देखो क्या होता है मेटामरिज्म, ठीक है? कि जैसे हमारे पास में कंपाउंड है CH3 CH2 CH2O CH3, ठीक है? देखो इधर ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन के इस साइड कितने कार्बन है? 3 है, और इधर की तरफ कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। हो गया? अब इसी का एक आइसोमर, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिख लो। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। कार्बन कितने हो गए? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 + 2 कितने हो गए? 5 5 + 2 7 7 और 3 10 H4 और 1 ऑक्सीजन, तो C4H10O फॉर्मूला हो गया। अब इसका मैं मेटामर बना रहा हूँ आपके सामने। देखो CH3 CH2O CH2 CH3, है ना? देखो इसका फॉर्मूला देखो, C4 कार्बन कितने? 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने? 10 H10 और O। बताओ इनके मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों के सेम है कि नहीं है? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ देखो इसमें ऑक्सीजन के इस साइड तो 3 कार्बन है और इस साइड 1 कार्बन है, जबकि इस ऑक्सीजन के इस साइड में 2 कार्बन है और इस साइड में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। नंबर ऑफ कार्बन एटम या नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इज डिफरेंट बिसाइड द ऑक्सीजन भी हो सकता है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी हो सकता है और
सल्फर भी हो सकता है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के बिसाइड्स में यदि कार्बन के एटम या कार्बन की संख्या डिफरेंट है तो हम उनको क्या कहेंगे, मेटामर्स कहेंगे। उनको क्या कहेंगे बच्चों, हम मेटामर्स कहेंगे। उदाहरण लीजिए, सर हो गया, ठीक है। मेटामर्स समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। आज मैं आप लोगों को एक नया मॉडल बनाने के लिए कह रहा हूँ आप लोगों को। कौन सा, आपको मैथेन की स्ट्रक्चर बनानी है। कैसे बनानी है, मैथेन का स्ट्रक्चर ड्रा करना है। इधर देखिए कैसे बनाओगे मैथेन का मॉडल, समझिए इधर से मैथेन का मॉडल कैसे बनाना है। देखो बेटा, मैथेन की जो स्ट्रक्चर होती है, घर का मॉडल वर्क देख लीजिए आपका। मैथेन की स्ट्रक्चर जो होती है कैसे होती है कि मैथेन की स्ट्रक्चर ऑफ मैथेन, आपको घर से मॉडल बनाना है इसका। कैसे बनाओगे, मैथेन का जो स्ट्रक्चर होता है, मैथेन की ज्योमेट्री जो होती है, ज्योमेट्री ऑफ मीथेन, वो होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ठीक है। मैथेन की ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कॉपी पे तो देखा इस प्रकार से बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर है मीथेन की, ये इसका सेंटर एटम है कार्बन, इसके ऊपर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन। दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो बॉन्ड एंगल होता है इसका, वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। और इसकी शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। अब टेट्राहेड्रल बनाने के लिए मैं 2 मिनट में मार्कर लेके आता हूँ, 2 मिनट रुको आप लोग। देखिए बच्चों, टेट्राहेड्रल कैसे बनाओगे आप लोग। देखो बच्चों, आप लोगों को मैंने एक चीज का ध्यान रखना, सुमित जोशी कल आपने सिस्ट्रांस बना के नहीं भेजे भाई। सुमित जोशी कहाँ गया, कल आपका मॉडल नहीं आया आपका मेरे पास, ना ही आपने न्यूमैन का और सोहार्स का प्रोजेक्शन भेजा मेरे को। तो उस दिन क्लास ले लेती, कल वाला भेज दूंगा सर। क्यों, तो उस दिन क्लास दी तो इसका मतलब आप जिंदगी में कभी आप लोग कॉन्फर्मेशनल आइसोमरेज भी नहीं पढ़ोगे। अब आप जीत नहीं आया, कैसे करना है समझ में क्या है, तो हेल्प लो, नोट्स तो बना लिए सर। तो उसको देखो, करो उसको, कोशिश, सीखने की कोशिश तो करो। क्या जिंदगी भर उसको पढ़ना ही नहीं है क्या, लाइफ में उस टॉपिक को छोड़ना ही है क्या। ठीक है, चलो इधर देखो, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, ऐसा तो ये आपका ट्राइंगल है, लेकिन केमिस्ट्री में इसको बोल देंगे ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। और ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब है कि यहाँ तो कार्बन है और यहाँ से जुड़े हुए हाइड्रोजन जो हैं वो आपस में क्या है, एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। कैसे, देखो इधर, ये केमिस्ट्री में आपको मॉडल यदि समझ में आ गया ना। देखो ये स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर है बेटा, ये मेरी मुट्ठी है ना, मुट्ठी दिख रही है आप लोगों को, ये तो कार्बन है, ये मुट्ठी मेरी क्या है, कार्बन है। इससे निकला एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीनों ट्राइगोनल है, दिख रहा है आपको। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, ठीक है। लेकिन हमको बनाना है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि एक कार्बन या तो इधर से निकला हुआ होता है या इधर की तरफ निकला हुआ होता है। देखो ये ट्राइगोनल दिख रहा होगा आप लोगों को, एक कार्बन जो है पीछे की तरफ चला गया, तो स्ट्रक्चर कैसी होगी आपकी, देखो इधर मैं बता देता हूँ आपको, ये ट्राइगोनल प्लेनर और ये टेट्राहेड्रल। देखो ट्राइगोनल दिख रहा है आपको, ये ट्राइगोनल है, इसमें तीनों हाइड्रोजन एक ही प्लेन में है।
इसको ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। प्लेनर क्यों बोलते हैं कि ईच हाइड्रोजन एटम, अब मैं इसका टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, इसको टेट्राहेड्रल में कैसे कन्वर्ट करूँगा, ये यहाँ पे एक मार्क लगा दिया। अब देखो ये इससे और ये इससे आपस में कनेक्ट कर दो, यही तो किया है मैंने, देख लो इस शेप में और इस शेप में बिल्कुल सिमिलरिटी है। अब ये आपको दिख रहा है ना ऊपर की तरफ, ये पीछे घुसा हुआ है, बोर्ड के पीछे घुसा हुआ है 3 डायमेंशनल में। ये स्ट्रक्चर जो होती है मीथेन की होती है, ये हर एक कार्बन का इसके बीच में 109 डिग्री का एंगल होता है। लगभग कितने डिग्री का एंगल होता है, 109 डिग्री का। तो आप स्टिक्स पेन लेके इस प्रकार का मॉडल बना सकते हो मीथेन का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। समझ में आ गया क्या मीथेन का स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। कैसा स्ट्रक्चर बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। तो जो बच्चे हैं जिनके पास में समय बचता है थोड़ा दिन में, तो वो ये मॉडल्स बनाने की कोशिश करें कि इसका एंगल जो है आप लगभग 109 के करीब रख पाएँ। ठीक है, ये नहीं है कि आप कैसा भी एंगल रख दो, लगभग 109 के करीब इसका एंगल रहना चाहिए। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप मीथेन का। पहले आप ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनाओगे और ट्राइगोनल स्ट्रक्चर से ये आप इस प्रकार से बॉन्ड जोड़ दोगे। तो ये इनको आप रस्सी से कनेक्ट कर सकते हो, पतले धागे से यूँ कनेक्ट करके, ये इसको इससे पहले तो आपकी ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बननी चाहिए इस प्रकार से, ट्राइगोनल से फिर इस प्रकार से ये जब जोड़ दोगे इसके अंदर तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगी आप लोगों की। दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन। ठीक है, कई बच्चों के पास में बुक्स भी होंगी तो वो बुक्स में भी देख सकते हैं, वो इसी प्रकार की स्ट्रक्चर्स आपको मीथेन की स्ट्रक्चर मिलेगी। आज काम की बात, ये कैसा हुआ संभव कि आज एक बार भी अपना जो है सिस्टम बंद नहीं हुआ, 40 मिनट के बाद में भी कंटिन्यू चलता रहा। इससे कुछ फ़ायदा क्या कुछ किया है किसी ने सिस्टम में? सुमित, अपडेट आया सर? आज लेट तो आए हो, लेकिन आज अपना 40 मिनट बाद में बंद हो जाती थी ना क्लास, वो बंद नहीं हुई। अपडेट आया, नया अपडेट। हाँ, नया अपडेट आया सर, डेट नहीं, नया अपडेट आया है। अच्छा। बंद नहीं होगी सर कभी? नहीं होगी क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है यार। वो बीच में डिस्टर्बेंस सा होता था कि कैसे क्लास का था क्या था। ठीक है, तो आप लोग है ना थोड़ा समय मिले तो मीथेन का मॉडल बनाना आप लोग आज नहीं तो कल बना लेना। आज आप लोगों का काम क्या रहेगा कि आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को कंप्लीट करोगे। सिस ट्रांस और ईजेड नोमेनक्लेचर आप लोगों को अच्छे से आ जाना चाहिए। मैं आज कोशिश करता हूँ, आज एक असाइनमेंट भी डाल ही देता हूँ। बहुत दिन हो गए, तुम लोग आलसी हो गए हो लगभग। पहले तो क्या वर्क करते रहते थे, आजकल काम करते नहीं हो बिल्कुल भी। तो एक असाइनमेंट डाल देता हूँ आज ईजेड नोमेनक्लेचर का। ठीक है, तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी ईजेड नोमेनक्लेचर की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अब हम कल से फंक्शनल ग्रुप पे फोकस करेंगे। सारे फंक्शनल ग्रुप हमें पढ़ने हैं। तो पहले तो हम टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद में 1 by 1 फंक्शनल ग्रुप हम उनकी स्टडी करेंगे। फंक्शनल ग्रुप हमारे जो है अब कल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, जो बच्चे नए आए हैं वो देखो, ज़्यादातर पार्ट्स तो वीडियो के रूप में डला हुआ है ग्रुप में। GOC पार्ट फर्स्ट डला हुआ है, सेकंड नहीं डला हुआ शायद, और थर्ड नहीं डला हुआ। उसके बाद में 4th डला हुआ है, 5 डला हुआ है, 6 डला हुआ है, 7 भी डला हुआ है, 8 नहीं डला हुआ। तो जो जिन नए कैंडिडेट्स का कुछ छूटा हुआ है वो आप लोग करें। मेरे से मांग ले, कोई जो टॉपिक आपका रह रहा है वो GOC पार्ट का कोई सा भी रह रहा है तो मुझसे लें, लेकिन GOC को एज सुन एज पॉसिबल क्लियर करें यदि सभी को बराबर आना है तो। यदि प्रीवियसली आपको समझ में नहीं आया नोमेनक्लेचर तो आपको फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए GOC के सभी पार्ट्स को आज ही या कल में ही कंप्लीट करें, उनको पेंडिंग नहीं छोड़ें। जो नए कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रेगुलर क्लास नहीं ली है, क्योंकि GOC पढ़ाते हुए भी अपन को लगभग 7 दिन के करीब हो गया, लगातार ही पढ़ा रहे हैं GOC अपन। ठीक है, तो आप लोग जो नए कैंडिडेट आए हैं वो। दूसरी बात है, जिन लोगों के अधर उज्ज्वल विचार हो रहे हैं ना कि साहब मैं साइंस लूँगा या फिर मैं आर्ट्स लूँगा ये लूँगा, आप लोग उनको समझाइए कि भाई देखो सीधी सी बात है, आपको जो लेना है वो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो आप क्लास लेने में कहाँ दिक्कत आ रही है, क्लास तो लीजिए। रेगुलर क्लास लेने से हमारे पास में कुछ वर्क आता है जिससे हमारा दिन का जो टाइम है वो पॉजिटिव वे में कंज्यूम होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो आपकी अप्रोच में आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए कि वो रेगुलर क्लास में जुड़ें। ठीक है, ताकि अपन लोगों को और भी ज़्यादा इंजॉय आने लगे क्लास के अंदर और 1 घंटा अपना जो है पॉजिटिव वे में कंज्यूम होए। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। आप अब क्लास लीव कर सकते हो सबके साथ।